तो कैसे हैं आप सभी। मोहन, सही बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। निखत, मोहन, भव्य, सही बच्चे बिल्कुल इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझना है, ठीक है। और जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं यूट्यूब से, वो भी बहुत ध्यान से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। देखिए, जो सर्कल है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करने से पहले इसमें 3 चीजें आपको डील करनी है, मैं बता दूं पहले ही। सबसे पहले इसके कंसेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना है। सेकंड पार्ट है उसके फॉर्मूले, और थर्ड पार्ट है कि इनका न्यूमेरिकल सॉल्विंग का जो अप्रोच होता है, कैलकुलेशन। मतलब अगर आपने ये 3 चीजें संभाल ली तो ये पूरा चैप्टर समझ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बिना देरी किए। जैसे कि आप जुड़ चुके हैं कंसेप्ट वाले के साथ, तो अपने साउंड बोल्ड करना है किसको, कंसेप्ट को, जिसके कारण आपके कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी फंस ना जाए। इस बात का जरूर ध्यान देना, क्वेश्चंस के धुआं उड़ा देना है कि नहीं मोहन? अबे यस सर तो कह दे। यस सर। चलो यहां जरा ध्यान से समझते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एरिया क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। एरिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल कैसा फिगर है, 2D फिगर है, ओके। जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ये सभी क्या है, ये 2D है। तो आपने मान लो कि एक सर्कल उठा यहां बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। 2D फिगर जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है उसी को एरिया कहते हैं। जैसे कि सपोज मैं इसको पेंट कर दूं, ठीक है ना, ये जो पूरा इसका इनर चीजें हैं इसको आपने पेंट कर दिया, ठीक है। तो जितना ये स्पेस इसके अंदर आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको पेंट कर दो, ये एरिया समझ में आ गया। अब रिलेटेड टू सर्कल, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आपको अपनी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना है और देखना इसमें एक भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। तो सबसे पहले सर्कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका सेंटर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पॉइंट हो गया O, तो O को आपने क्या लिख दिया, सेंटर। अब कुछ बुक में CENTER लिखा हुआ आता है और कुछ बुक्स में CENTRE लिखा हुआ आता है। तो इस बात में भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास 2 इंस्टेंट है, एक जो होता है हमारा अमेरिकन इंग्लिश के फॉन्ट पे है तो उसमें ER आ सकता है, और एक हमारा जो यूके इंग्लिश का फॉन्ट है उसमें RE आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, दोनों स्पेलिंग सही है। अब ये क्या है, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल। टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल, जैसे आपने इसको कट किया और इसको स्ट्रेच किया तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को बेंड करके फोल्ड, मतलब ऐसे मोड़ो, फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सर्कल का। तो टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल जो होती है वो क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। क्या पहनाती है, क्या बनता है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टोटल लेंथ, या इसको आप बोल सकते हो पेरीमीटर। क्या कह सकते हो इसका, पेरीमीटर भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन टर्मिनोलॉजी है तो वो चेंज हो सकता है, सर्कमफ्रेंस ज्यादा सुटेबल है। अब आपको पता है कि एक लाइन जो होता है वो उसमें कैसे फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बहुत सारे कहने का मतलब है इतने पॉइंट्स हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। तो उसको हम एक टर्म कह सकते हैं, देयर आर इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स इन अ लाइन, ठीक है। तो इसी प्रकार जो सर्कमफ्रेंस है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ओके। तो सेंटर से किसी एक पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो सेंटर से किसी एक पॉइंट, जो पॉइंट कहां प्रेजेंट है, सर्कमफ्रेंस पे, अगर उसको ज्वाइन करता है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो मान लो कि O और एक पॉइंट था A, तो OA जो है वो क्या हो गया, रेडियस। जैसा कि आपने सीखा कि एक पॉइंट में एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मतलब इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब सर, कि हम लोग एक सर्कल के अंदर में इनफिनाइट मेनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी पॉइंट को टच कर दोगे सेंटर से वो सभी क्या होंगे, रेडियस होंगे, वो सभी क्या होंगे, रेडियस। तो देयर आर इनफिनाइट मेनी रेडियस ड्रॉन इन अ सर्कल, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब जैसे मान लो कि 2 या 2 से अधिक रेडियस आ रहा है या 1 से अधिक रेडियस आ रहा है, तो जो रेडियस का प्लुरल फॉर्म होता है, रेडियस जो इसका प्लुरल फॉर्म होगा वो क्या होता है, रेडियाई। क्या होता है, रेडियाई। अब बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेडियाई क्या है, शायद अब क्लियर हो। क्यों, क्योंकि आप जुड़े हो किसके साथ, कंसेप्ट वाला के साथ। तो ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो रेडियाई क्या होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आगे कुछ टर्म्स हैं जिसकी हम बात कर लें। ये तो आप समझ गए कि सर्कल क्या होता है, सेंटर, रेडियस। अगर आपके पास एक रेडियस हो और सेंटर पता हो तो आप दुनिया के कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि अब मान लो ये R1 है, ओके सर, ये मान लो कि दूसरा सर्कल हो गया, ये मान लो R2 है, ओके, एक मान लो तीसरा सर्कल है R3 है। तो ऐसे तो ना जाने कितने सर्कल बन सकते हैं। हाँ जी, बन सकते हैं बिल्कुल। इसमें आप देख रहे हो कि R1 से बड़ा R2 है और R2 से बड़ा R3 है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें दे रखा है कि गोल्डन मतलब पेंट है, ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, येलो है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट समझोगे तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। तो जब भी जिसका सेंटर कॉमन हो, कॉमन सेंटर हो बट डिफरेंट रेडियाई हो, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? वैसे सर्कल्स जिसका रेडियस तो डिफरेंट हो, डिफरेंट इन मेजरमेंट, बट द सेंटर इज कॉमन। इन तीनों सर्कल के लिए सेम ही सेंटर है बट डिफरेंट रेडियस है। तो ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, लेकिन हमें तो नॉलेज ही नॉलेज देना है बच्चों को, और आपको नॉलेज ही नॉलेज ग्रिप में भी लेना है। अगर आप जितना सीख लोगे उतना फायदा है। अब हमने 2-3 बातें कर ली थी, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, इनके रेडियाई कैसे कैसे डिफरेंट कर रहे हैं। वेरी गुड। अब आगे सिखाते हैं आपको। जैसा कि अब मान लो कि एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, ये दूसरा पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया Q, और सेंटर इसको नाम दे दिया O। तो मान लो कि P से O और O से Q आपने किसी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, जो PQ बन रहा है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट। सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं? लाइन सेगमेंट। मैं लाइन नहीं बोल रहा। लाइन बोलने से क्या मतलब है कि ये दोनों साइड एक्सटेंड हो सकते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन लाइन सेगमेंट की एक निश्चित कहने का मतलब है कि एक फिक्स लेंथ होती है। अब इसका फिक्स्ड लेंथ है कि P से स्टार्ट होगा और Q पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लाइन बोलूं तो एक्सटेंड होते चला जाएगा, P से आगे और Q से आगे, वो कभी अंत ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको लाइन सेगमेंट बोलना है। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच करे, पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास होता हुआ दो पॉइंट को टच करता है, वैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब जरा बात से ध्यान समझना, ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो सेंटर से किसी पॉइंट P को टच करना, मतलब किसी पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही है उसको टच कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इसी तरह से यहां से सेंटर O से Q को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, तो रेडियस। ओके, यानी कि कंक्लूजन ये आ रहा है कि यहां पे सिर्फ दो रेडियाई मिलके एक डायमीटर बनाता है। तो बिल्कुल सही, यही आपको सोचना भी है और करना भी है। जो डायमीटर होता है, क्या होता है? डायामीटर, वो हमारा 2r होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 2r, ये दो रेडियस का समेशन होता है। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 2r। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो बच्चों उनको आपके लिए भी थोड़ा सा मैं समझा दूं। जो ये ओपी है, राइट, तो ये रेडियस तो इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जो डायमीटर है उसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या समझना है कि सर आपने बोला कि किसी भी दो पॉइंट को हम टच करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, देखते हैं पे। अब मान लीजिए कि सर हमने ये दो पॉइंट टच कर दिया, तो क्या ये डायमीटर है? सर आपने बोला कि दो पॉइंट को टच करे, तो आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला था कि 2 पॉइंट को तो टच करना है सर्कमफ्रेंस पे, लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए। क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब वो डायमीटर नहीं है। तो इसका क्या नाम होगा? जैसे मान लो इसको ए बी बोल दिया आपने, तो ये ए बी जो है ये है कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को टच करे, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो क्या सर ये भी तो दो पॉइंट को कर रहा है, तो कॉर्ड और डायमीटर में कोई डिफरेंस है? आप डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है। ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर बट ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड्स। ठीक है,
तो ये कैसी कॉर्ड होगी, ये जो कॉर्ड होगा ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखिए कैसे, अब ये यहां से यहां तक मिला, ठीक है ना। अब कोई सा भी 2 पॉइंट मीट कर लो तो आप देखोगे, हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि वो हमेशा डायमीटर से छोटा है, हमेशा डायमीटर से छोटा है। तो क्या सीखा आपने कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। शायद यहां तक क्लियर होगा पिक्चर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। गुड। मिस्टर प्यारे मोहन लाल, आज आपका जन्मदिन है, गॉड ब्लेस यू। और आज ही ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या समझना है इसमें, जैसे ये आपका सर्कल है, ये हमारा सेंटर था, कॉर्ड समझ गए हम समझ ही चुके हैं। तो अभी और क्या क्या बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो आपका यूज में आने वाला है, जो आपके यूज में आने वाला है वो क्या क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, वो किसी एक पॉइंट को टच करता है और टच करके चला जाता है, राइट। कोई लाइन किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। अभी कोई लाइन है, ओके सर, एक पॉइंट को नहीं, हम तो सर 2 पॉइंट को टच कराएंगे, यहां भी टच करा दिया, यहां भी टच करा दिया, कोई बात नहीं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड। इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले इसको 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट होता है टर्मोलॉजी, ठीक है ना। अगर आपने टर्मोलॉजी सीख लिया अच्छे से इसकी पूरे सर्कल की, तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या बताया था मैंने, फॉर्मूले। तो अभी तो हमारी टर्मोलॉजी पर चलिए, फिर फॉर्मूले, और तीसरा हो जाएगा आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए प्रैक्टिस। ये तीनों कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे समय बचाना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी फटाफट, थोड़ा सा समय बचाते हुए आपका आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है क्लास 10, जो वहां पे आपको विशेष ध्यान देना है। वो क्या है कि अगर एक सर्कल है और ये सेंटर से अगर ये 2 रेडियस आ गए, R1 R2 रेडियस है, दोनों सेम ही होंगे, तो आप इसको R कह दो और इसको भी R कह दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो ऐसा फिगर बन रहा है जहां पे ये 2 रेडियस हैं और ये जो पार्ट है आर्क लेंथ है, L से डिनोट करते हैं, तो यहां पे कोई ना कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा, ओके। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। सेक्टर क्या सीखा आप लोगों ने कि 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ के हेल्प से जो बनता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर जो होता है 2 तरह के होते हैं। जो ये छोटा वाला सेक्टर है इसको हम बोलेंगे माइनर, इसी के ऊपर लिख दो, दैट वन इज माइनर सेक्टर। दूसरा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये 2 रेडियस है और एक बड़ा सा आर्क, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा एंगल लेंगे, दैट वन एंगल, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो हम आगे सीखेंगे सेकंड पार्ट में, अभी जो हम इसको समझते जाते हैं फटाफट। दूसरा है सेगमेंट। दूसरा क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ये सेंटर हो गया, एक कोई सा भी एक कॉर्ड हो गया सपोज, तो कॉर्ड प्लस आर्क, कॉर्ड प्लस आर्क जो फॉर्मेशन करता है, ये हमारा जो होगा ये माइनर सेगमेंट होगा। क्या होगा, माइनर सेगमेंट। और बाकी मान लो कि इसको रफ कर दो, ठीक है, तो ये ऐसा जो बन रहा है ये हमारा क्या होगा, मेजर। क्या होगा, मेजर सेगमेंट। अगर आप यहां तक सीख चुके हो तो आपने क्लास 10th की बहुत सारी चीजें यहां तक कवर कर ली। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें पता है कि अगर ये व्हील है किसी भी व्हीकल का, तो अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो व्हील रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो जैसे जैसे व्हील घूमती है हमारी गाड़ी भी वैसे वैसे ही आगे बढ़ते चली जाती है। तो अभी किस पे मूव कर रहा होता है, रोड पे। ऐसा तो नहीं कि हवा में व्हील रोल कर रहा है, रोल तो करेगी, रिवोल्यूशन होगा, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो इसको रोड पे ही चलना होगा। तो व्हील जब मूव कर रहा है इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस के हिसाब से मूव कर रहा है, राइट। जितना इसका रेडियस होगा या जितनी इसकी डायमीटर होगी, अपने सरकमफ्रेंस, जितना सरकमफ्रेंस घूमेगा, मतलब अगर रोल करता है, एक रेवोल्यूशन लेता है, मतलब इसने अपना क्या कर दिया, पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लिया, सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो अगर आता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आपको निकालने हैं तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील,
एक टोटल डिस्टेंस पहले निकालो कि कहां से कितने डिस्टेंस का ट्रेवल किया, 11 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और इसका सर्कमफ्रेंस निकाल के इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, ए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएंगे। तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको सीखनी थी। अब हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे रिलेट करने हैं। चलिए अब हम इसी के साथ फॉर्मूले रिलेट कर लेते हैं फटाफट। देखिए अब फॉर्मूले का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सपोज ये क्या हो गया, सर्कल, और ये क्या हो गया, सेंटर, ओके, और हमने एक रेडियस ले लिया जिसको हम आर बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, डायामीटर। क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब आपने रेडियस को आर माना है तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये क्या होता है, 2r, क्या होगा 2r, और इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होगा, ये यूनिट में इसमें कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरह से। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर यूनिट कन्वर्जन में हम बहुत बार फंसते हैं। तो पहले यूनिट कन्वर्जन क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपके पास 7 स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, उसके बाद से डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है ना, इन सब में मीटर भी लगा होता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तेरा 7 स्टेप्स। कौन कौन से हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सर इसको याद कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका है। पहले 2 कंसेप्ट समझते हैं। जब आप ऊपर से नीचे कन्वर्जन में आते हो, ऊपर से नीचे जब आते हो, ऊपर से नीचे, तो आपको इंटू 1/10 करना होता है, क्योंकि आप ऊपर पहले हाई पोस्ट पे थे, फिर एक पोस्ट कम हुआ, एक पोस्ट कम हुआ, एक पोस्ट कम हुआ, ऐसे करते करते आप बहुत लो पोस्ट पे आ गए। इसका मतलब आपकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। इसलिए हम कितने से प्रोडक्ट कर रहे हैं, 1/10, कि हर स्टेप पे आपकी जो वैल्यू है वो 1/10 टाइम्स कम हो गया। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या होता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। सपोज कि आप पहले बहुत छोटे स्टूडेंट थे, अब धीरे धीरे पढ़ते 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 कहाँ आ गए, क्लास 10th में आ गए, राइट। तो आपकी वैल्यू अपग्रेड हुई है। अब ऐसा हो कि कोई बच्चा क्लास 10th में है और डाउन जाते 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 क्लास नर्सरी तक पहुंच जाए, तो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो इंटू 10, पहले इस बात को समझ लो फिर मैं आगे समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब कैसे समझाना है, हमें किलोमीटर पे हैं, पहुंचना मीटर पे है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना है, इंटू 10। तो पहला स्टेप चढ़े तो कितना हो गया, 10, सेकेंड स्टेप चले तो कितना हो गया, 10, थर्ड स्टेप चढ़े तो हमारा डेस्टिनेशन आ गया मीटर, ठीक है ना। किलोमीटर से मीटर जाने में हमने 3 स्टेप चढ़ा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आपने देखा भी होगा बचपन से, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब जरा समझना, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या ऐसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आधे बच्चे तो कहते हैं गलती पूछ रहे हो सर, क्या पूछ लिया, मीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर तो बड़ी यूनिट है, तो छोटी चीज या बड़ी चीज कैसे आ सकती है, आ सकती है भाई, आ सकती है। देखिए कैसे, अब आप सेंटीमीटर पे हो, राइट, आपको कहां जाना है, मीटर पे, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप। अब आप कैसे आ रहे हो, ऊपर से नीचे, कैसे आ रहे हो, ऊपर से नीचे, तो कैसे होगा, कितने स्टेप आए, 1 2, तो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है ना। ये बात समझिए कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो इंटू 10, ऊपर से नीचे आते हो तो इंटू 1/10। चलिए इस कंसेप्ट को आप नोट कर लेना ध्यान से, आप यूनिट कन्वर्जन में कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। समय काफी कम है, समझाना बहुत सारी चीजें हैं, अगर एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको याद करने का तरीका क्या करना है, इसको याद करने का तरीका, ये तो सर आपने बताया ही नहीं, इतनी बारी बारी चीजें क्या करें, कैसे याद करें, बहुत ही आसान है, देखो कैसे, क्या करना है इसमें, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है।
के से, चलो ब्लैक है तो ब्लैक से लिख लेते हैं, के से याद रखना काली, ठीक है, एच से हाथी, क्या याद रखना है, हाथी, डी से देखी, एम से मैंने, डी से दिल्ली, दिल्ली, सी से सर्कस और एम से मैं। याद करने का कोटेशन, ये जल्दी जल्दी बोलो, साथ साथ फटाफट। काली हाथी देखी मैंने दिल्ली सर्कस में, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, काली हाथी देखी मैंने दिल्ली सर्कस में, काली हाथी देखी मैंने दिल्ली सर्कस में। ये याद कर लो, कोटेशन याद हो गया। लेकिन ये दो बात बहुत विशेष है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो इंटू 1/10 करना है, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो इंटू 10 करना है, ठीक है। फिर आपका यूनिट कन्वर्जन कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चलिए समय कम है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना। काली हाथी देखी मैंने दिल्ली सर्कस में। अब एग्जाम का समय है बेटा, कहीं सर्कस वगैरह देखने में चले जाना, ठीक है ना। ये फोकस करने हैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई पे। चलिए नेक्स्ट, डायमीटर कितना होता है, 2r। डायमीटर कितना होता है, 2r। तो सेकंड पार्ट क्या है जरा समझना, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आपको पता है जो उसकी टोटल लेंथ होती है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो कितना हो जाएगा, 2πr। इसकी भी यूनिट होगी, अब यूनिट समझिए होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। उसमें से कुछ भी हो सकता है, थर्ड, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया में पूरा आपको पता है कि सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। आप खुद इतने समझदार है, क्लास 10th में। तो सर्कल की जो एरिया होती है वो कितनी होती है, πr²। क्या होती है, πr²। सर आप तो कहते हैं कि आप कंसेप्ट वाले हैं, कंसेप्ट वाला के नाम से आपका चैनल है, तो ये पाई आ रहा है, लेकिन अभी तक आपने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे बताने से पहले ये लिख लीजिए, ये इसका क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, स्क्वायर। जैसे इसमें आएगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा समझना, पाई, वेरी गुड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ ले। तो पाई जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर। सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर से हमारा क्या आता है, पाई आता है, ठीक है। अब आप इसको पुट करके ड्राइव भी कर सकते हो। सरकमफ्रेंस इसलिए नहीं बताया पहले पाई, क्योंकि पहले मुझे एक डाटा चाहिए था, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ओके सर। और जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2r। वेरी गुड, 2r हो गया। अब कैसे आएगा जरा देखना, 2 से तो 2 निपट जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, प्रोडक्ट में है। r से r निपट गया, दिख क्या रहा है, पाई। तो क्या बचा, पाई। दो बातें विशेष ध्यान रखनी है, पाई जो होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल। लेकिन ये जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7, वो इसको डिवाइड करने पाता है, जो कि उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो या तो आप 22/7 लेंगे, अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो आप 22/7 रखना। अगर बुक में आपको इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि आप डाटा कौन सा पुट करोगे, 3.14, तो आप ये दोनों डाटा ले सकते हो। होप सो यहां तक क्लियर होगा। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब याद हो गया, चलिए। ये तो बचपन की बातें थी जो आप क्लास 6-7 से चीजें सीखते आ रहे हो। तो जो हमारा 22/7 है वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और चैप्टर 1 का थोड़े दिनों तक वेट करें। चैप्टर 1 में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, वो सारी चीजें। अब आगे क्लास 10th में ऐसा क्या है, बहुत सारी चीजें देखिए कैसे। तो क्लास 10th अब स्टार्ट होता है जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हो। तो अब हमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, जरा समझेंगे। ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया आर्क लेंथ, और यहां हो गया एंगल थीटा। थीटा से अब तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। तो इससे थीटा अभी क्या बनता है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो सेक्टर क्या बन रहा है, ये दो तरह के सेक्टर बन रहे हैं, ये हमारा माइनर और ये हमारा मेजर, ठीक है। तो माइनर में थीटा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से कैसे होगा, तो इसका वैल्यू होता है θ/360 πr², θ/360 πr²। और जो ये कौन सा सेक्टर का है, माइनर, ये माइनर के लिए हमने निकाला।
अब मेजर के लिए भी वही होता है, ठीक है ना, थीटा ओवर 360। तो इसको सिर्फ दोनों में एक ही चीज याद रखना, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये भी पता है कि जो सेंटर पे होता है उसमें एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री। कितने का होता है, 360 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 माइनस ऑफ थीटा। अगर आप इसका मेजर निकालते हो, मेजर सेगमेंट का निकालते हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये 60 है तो ये कितने का हो जाएगा, 300 का। अगर ये मान लो कि 100 है तो ये कितने का हो जाएगा, 260 का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माइनर सेगमेंट, ये सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको थीटा समझ में आना चाहिए कि थीटा कहां हो रहा है, माइनर के लिए निकाला जा रहा है या मेजर के लिए निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप फिर से क्लियर कर लो, जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, ठीक है। तो थीटा आपको बुक में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बात समझनी है, यहां पे जो एंगल है, क्या है, एंगल। एंगल आप दो तरह से मेजर कर सकते हो, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में, ठीक है ना। तो आप एक रिलेशन याद रखना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका भी एंगल डिग्री वाले से काम चल जाता है, लेकिन रेडियन भी याद रखो, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, कभी ना कभी आपको पढ़ना है जब आप क्लास 11th में जाओगे तो, ठीक है। अब आगे एरिया ऑफ अ सेक्टर हो गया, ओके। अब अगर हम बात करें आर्क लेंथ, ठीक है ना, आर्क लेंथ, तो सबसे पहले बच्चे को ये समझिए कि आर्क होता क्या है। आर्क क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका सर्कमफ्रेंस है, इसका कटेड पार्ट, इस सर्कमफ्रेंस से कोई सा भी एक पार्ट कट कर दो, वो क्या कहलाएगा, आर्क। जैसे यहां पे इस रेडियस ने और इस रेडियस ने इतना पार्ट कट कर दिया इस सर्कमफ्रेंस का, तो इसका आर्क लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो ये कितना होता है, ये होता है थीटा ओवर 360 2 पाई आर, थीटा ओवर 360 2 पाई आर, ये हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। होप सो यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये काफी आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब जरा समझना, जैसा कि एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल में ये सेंटर हो गया और ये हमारा रेडियस, और यहां से जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या हो गया, सेगमेंट, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, तो इसको आप देखो, यहां पे ये जो चीज बन रही है ये क्या बन रहा है, सेक्टर। सेक्टर कैसे बन रहा है, देखो यहां पे एक रेडियस था, यहां पे दूसरा रेडियस था, ठीक है, और यहां से आर्क लेंथ, ये हमारा हो गया रेडियस। अब इस रेडियस में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपने देखा यहां पे सेंटर है, ठीक है, ये दो रेडियस अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर कॉर्ड भी इनके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब जब भी आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आपको उसमें ये ध्यान रखना होगा कि ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर आप पहले आप ट्रायंगल डिसाइड करना, उसके बाद से फॉर्मूले लगाना, ठीक है। अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातें कर लें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर, तो उसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस,
परपेंडिकुलर इनटू बेस। अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है ना, इसको अल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, अल्टीट्यूड, और ये जो हो गया उसका बेस हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं इसको, या अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज सेम ही है। और करके हाइट भी लिख लीजिए आप। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब जो थर्ड पार्ट है वो प्रैक्टिस कब होगी, जब हम इनके एक्सरसाइजेस के वीडियो आपको अपलोड करेंगे तब। तो इसी तरह से अगर आपको अपने साउंड कंसेप्ट को बिल्कुल साउंड बोल्ड करना है तो जुड़े रहिए कंसेप्ट वाला के साथ, पढ़ाई करो दिल से।